स्थान एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा बड़ावली, हिमाचल प्रदेश का एक शांत लेकिन रहस्यमयी इलाका। समय दिसंबर की ठंडी सुबह। कोहरा इतना गहरा कि सामने का इंसान भी धुंधला दिखे। सुबह के 7:30 बजे थे। पुलिस स्टेशन की घंटी बजी। मैडम, बड़ावली गेस्ट हाउस में एक लाश मिली है। फोन उठाते ही चौकीदार ने घबराते हुए कहा। इंस्पेक्टर तारा देशमुख अपने गर्म कोट में चाय का घूंट ले रही थी। सख्त चेहरा, तेज आंखें और आवाज में एक दमदार रौब। गाड़ी निकालो। तारा ने अपनी टीम को इशारा किया और गेस्ट हाउस की ओर निकल पड़ी। गेस्ट हाउस की ऊपरी मंजिल के कमरे में एक युवक की लाश पलंग पर पड़ी थी। चेहरा नीला पड़ चुका था, होंठ सूज गए थे। मौत की वजह जहर। कमरे की खिड़की आधी खुली थी और मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी, खून के धब्बों से सनी हुई। तारा ने दस्ताने पहने डायरी उठाई। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, सन्नाटा छा गया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, हर रविवार एक इंसान मरेगा। नीचे 5 नाम लिखे थे। पहला नाम रवि भल्ला, क्रॉस किया हुआ। दूसरा नाम नैना कपूर। तीसरा नाम अभिजीत त्रिपाठी। चौथा नाम शेखर मेहरा। 5वां और आखिरी नाम तारा देशमुख। तारा ने नाम पढ़ा और एक पल को ठिठक गई। आखिरी नाम उसका खुदा का था। लाश की पहचान हुई। नाम था रवि भल्ला, बड़ावली का लोकल प्रॉपर्टी डीलर, जिसकी कई लोगों से दुश्मनी थी। पर यह डायरी इसके कमरे में कैसे आई? सबसे बड़ा सवाल यही था। फोरेंसिक टीम ने बताया कि मौत शनिवार रात 11 बजे के आसपास हुई, यानी रवि की मौत रविवार से ठीक पहले। अगर डायरी में सब सच है तो अगली मौत अगले रविवार होगी। तारा ने फाइल बंद करते हुए कहा। जैसे ही तारा बाहर निकली, सामने से एक लंबा काले कपड़ों में आदमी गुजरा। उसकी आंखें एक पल के लिए तारा से मिली और फिर वो भीड़ में गायब हो गया। रुको, तारा चिल्लाई, पर तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। रात को तारा अपने घर में बैठी डायरी पढ़ रही थी। हर पेज पर खून के निशान, कुछ पंक्तियां, कुछ नाम। लेकिन एक बात साफ थी, डायरी कोई मजाक नहीं थी। अगला नाम नैना कपूर था। कौन थी ये? कहाँ रहती थी? क्यों उसका नाम लिखा गया? तारा ने लाइट बंद की, लेकिन नींद आने से पहले सिर्फ एक बात उनके दिमाग में घूम रही थी। अगर मैं आखिरी हूं तो कातिल मुझे भी मारना चाहता है। ठंड और तेज हो गई थी। बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। बड़ावाली के लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन इंस्पेक्टर तारा देशमुख की रात अब और भी लंबी हो चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, दूसरा नाम, दूसरा शिकार, नैना कपूर। सुबह सुबह तारा ने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। उसने तुरंत पुलिस रिकॉर्ड्स मंगवाए और नैना कपूर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। पता चला, नैना कपूर एक स्कूल टीचर है। शहर के दूसरे किनारे एक छोटी सी कॉटेज में अकेली रहती है। उसकी कोई फैमिली नहीं है। बहुत शांत और सुलझी हुई लड़की है। लोग उसके बारे में बस अच्छा ही कहते हैं। तारा बिना देर किए नैना के घर पहुंची। घंटी बजाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तारा ने एक बार और घंटी बजाई। फिर जोर से दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से धीरे से एक लड़की की आवाज आई। कौन है? तारा ने कहा, पुलिस। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा खुला। सामने एक पतली सी लड़की थी, सफेद स्वेटर में। चेहरा उदास था। आंखों के नीचे काले धब्बे थे, जैसे कई दिनों से नींद न आई हो।
नैना ने तारा को अंदर बुलाया। घर छोटा लेकिन साफ था। एक कोने में स्टोव पर चाय गर्म हो रही थी। तारा सीधे मुद्दे पर आई। उसने कहा, नैना, क्या आप रवि भल्ला को जानती थी? नैना एक पल को रुकी, फिर धीरे से बोली, हां, पर बस देख सुन तक। कभी बात नहीं हुई। तारा ने फिर पूछा, क्या आप किसी डायरी के बारे में जानती हैं जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और अब तक एक की मौत हो चुकी है? नैना का चेहरा पहली बार सफेद पड़ गया। उसके हाथ का कप कांपने लगा। उसने कप टेबल पर रखा और कहा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तारा चौकन्नी हो गई। क्या मतलब? किसने? कब? नैना ने खिड़की की तरफ देखा, फिर बोली, 2 हफ्ते पहले से रात को कोई मेरे घर के बाहर रुकता है। कभी कभी खिड़की के पास से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक बार तो मैंने एक आदमी को देखा भी था। लंबा था, काले कपड़ों में, पर उसका चेहरा नहीं दिखा। तारा ने डायरी का पहला पन्ना निकाल कर दिखाया। यही आदमी था क्या? नैना ने ध्यान से देखा। उस पन्ने पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक नाम, नैना कपूर। लेकिन फिर भी उसने हां में सिर हिला दिया। शायद वही था। तभी फोन बजा। तारा ने फोन उठाया। लाइन के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रावत था, फॉरेंसिक टीम का मेंबर। मैडम, हमें रवि भल्ला के मोबाइल से एक मैसेज मिला है। एक अनजान नंबर से आया था। मैसेज में लिखा था, अगला नंबर उसे पता चल जाएगा, पर रोक नहीं पाएगी। तारा ने तुरंत नंबर ट्रेस करवाया। नंबर एक फेक सिम का था, हिमाचल से बाहर का। कोई लीड नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि किलर चाहता है कि तारा इस खेल में फंसी रहे, जैसे एक चाल चल रहा हो जहां हर कदम पर मौत छुपी हो। तारा ने नैना से कहा, आपको अब कुछ दिनों के लिए एक सुरक्षित जगह पर रहना होगा। आप मेरे साथ चल रही है। नैना ने कुछ कहना चाहा, पर तारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चुपचाप चलो। किलर अभी भी तुम्हें देख रहा हो सकता है। रात में नैना को पुलिस गेस्ट हाउस में रखा गया। वहां सिक्योरिटी टाइट थी। तारा उसके आसपास 2 कांस्टेबल भी छोड़ गई थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सुबह 5 बजे गेस्ट हाउस के गार्ड ने फोन किया, मैडम, नैना कपूर अपने रूम में नहीं है। तारा का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। उसने तुरंत गेस्ट हाउस पहुंचकर रूम का दरवाजा तोड़वाया। रूम अंदर से खुला था और एक छोटी सी चिट्ठी तकिए पर रखी थी। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं जिसे छुपकर देख रही थी, उसने मुझे देख लिया। तारा के हाथ से चिट्ठी गिर गई। बाहर बर्फ गिर रही थी और एक और नाम, एक और जिंदगी खत्म हो गई थी। दूसरा शिकार हो चुका था। नैना कपूर अब सिर्फ एक याद थी। और अब अगला नाम, अभिजीत त्रिपाठी। क्या तारा इस बार किसी को बचा पाएगी, या फिर अगले संडे से पहले एक और मौत तय है? तीसरे रविवार की सुबह बर्फ हल्की थी, लेकिन हवा तेज थी। पूरा बड़ा वाली कस्बा खामोश था, जैसे किसी अनजाने डर ने सबको अपने घरों में बंद कर रखा हो। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर तारा देशमुख चुपचाप नैना कपूर की चिट्ठी को बार बार पढ़ रही थी। उस चिट्ठी के हर शब्द में डर छुपा था और एक बात साफ थी, कातिल अब खेल में और ज्यादा चालाकी से उतर चुका था। तारा को अब सिर्फ नाम नहीं ढूंढना था, उसे वो चेहरा चाहिए था जो इन नामों को मिटा रहा था। तीसरा नाम, अभिजीत त्रिपाठी। तारा ने फाइल्स पलटीं। अभिजीत त्रिपाठी, पेशे से एक वकील। काफी नाम था शहर में, लेकिन वो अब पिछले 6 महीने से किसी केस में नहीं दिखा था।
कुछ लोगों का कहना था कि उसने अचानक काम छोड़ दिया, कुछ ने कहा वो मानसिक तनाव में था। तारा ने अभिजीत के घर का पता निकाला। कस्बे के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के पास उसका पुराना बंगला था। लोगों ने बताया वो अब ज्यादा बाहर नहीं निकलता, दिन भर कमरे में बंद रहता है और रात में घर की बत्तियां जलती हैं। तारा अकेले ही उस बंगले पर पहुंची। रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। तारा ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने अभिजीत खड़ा था, लंबा, दुबला, बिखरे हुए बाल, आंखों में थकावट और चेहरे पर डर। तारा ने अपना परिचय दिया। मैं इंस्पेक्टर तारा देशमुख। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभिजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप मुड़ा और दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चला गया। तारा भी अंदर गई। घर बहुत पुराना और बिखरा हुआ था। दीवारों पर पुराने केस की फाइलें, अखबार की कतरनें और बीच बीच में कुछ फोटो चिपके हुए थे। रवि भल्ला की, नैना कपूर की और कुछ अनजान चेहरों की भी। तारा को हैरानी हुई। आप इन्हें जानते थे? अभिजीत ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जानता था। ये सब एक ही मामले से जुड़े थे और अब कोई उन्हें मार रहा है। तारा सतर्क हो गई। कौन मामला? कौन मार रहा है? अभिजीत बोला, 4 साल पहले एक केस आया था मेरे पास। एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी। वो केस मैंने मजबूरी में छोड़ दिया क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। उस केस में जिन 5 लोगों ने उस बच्ची के खिलाफ गवाही दी थी, वो सब अब इस डायरी में है। तारा का दिमाग घूम गया। तो तुम कहना चाहते हो ये 5 उस बच्ची के खिलाफ खड़े थे? हां, अभिजीत ने कांपते हुए कहा। और उस बच्ची ने कोर्ट में एक बार कहा था, एक दिन तुम सब मरोगे और तुम्हारा खून इस सिस्टम के पन्नों पर लिखा जाएगा। तारा ने डायरी निकाली और अभिजीत को दिखाई। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया ये क्यों हो रहा है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर कोई हलचल हुई। तारा तुरंत पिस्तौल निकालकर बाहर की ओर बढ़ी, पर बाहर कोई नहीं था। बस ताजा बर्फ पर एकदम साफ कदमों के निशान थे, जो बंगले से पीछे जंगल की ओर जा रहे थे। तारा ने तुरंत वायरलेस पर कहा, बैकअप भेजो, लोकेशन ओल्ड हिल बंगला। संदिग्ध कदमों के निशान जंगल की ओर। तारा जंगल में घुसी। चारों तरफ धुंध और पेड़ों की सरसराहट थी। पर तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एकदम से एक गोली चली, बिल्कुल पास से। तारा जमीन पर गिर गई। गोली कान के पास से गुजरी थी। फिर एक दूसरी आवाज आई, दौड़ते कदमों की। तारा उठी और दौड़ी। धुंध में उसे एक काला साया दिखा, लंबा, तेज चलता हुआ। उसने पीछा किया, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। पीछे लौटी तो देखा, अभिजीत त्रिपाठी बंगले के सामने बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक और चिट्ठी थी। तारा ने चिट्ठी खोली। लिखा था, 3 गए, 2 बचे, लेकिन अब तुम मेरा अगला खेल बन चुकी हो, इंस्पेक्टर साहिबा। तारा का चेहरा सख्त हो गया। अब बात निजी हो चुकी थी। डायरी में अगला नाम था अर्पिता घोष और उसके बाद तारा देशमुख। क्या तारा खुद को बचा पाएगी या इस खूनी खेल में अगली बारी उसी की है? बर्फ अब लगातार गिर रही थी। पूरा बड़ा वाली कस्बा सफेद चादर में लिपट चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर तारा देशमुख की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने 2 चेहरे बार बार घूम रहे थे। एक अर्पिता घोष का, जो डायरी में अगला नाम था,
और दूसरा वो अजनबी चेहरा जो जंगल में एक पल को दिखा और फिर धुंध में गायब हो गया। तारा को अब जल्दी करनी थी। अगला रविवार ज्यादा दूर नहीं था और अगर वो कुछ नहीं करती तो चौथी लाश सामने होगी। उसने अभिजीत त्रिपाठी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। उसकी हालत अभी भी नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे होश कभी भी आ सकता है। तारा ने अर्पिता घोष के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। पता चला अर्पिता कभी नैना कपूर की कलीग थी। दोनों एक ही एनजीओ में काम करती थी, जहां महिला हिंसा के मामलों पर काम होता था। लेकिन 3 साल पहले किसी वजह से अर्पिता ने वो काम छोड़ दिया और कस्बे के बाहर बने एक छोटे से गांव में जाकर बस गई। अब वो एक आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान चलाती थी और गांव के लोग उसे घोष दी कहकर बुलाते थे। तारा बिना देर किए उस गांव के लिए निकली। रास्ता दुर्गम था, बर्फ ज्यादा थी और गाड़ियां ज्यादा अंदर नहीं जा सकती थी। तारा को आखिरी 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंधली हो रही थी, लेकिन उसका इरादा साफ था। जब वो गांव पहुंची तो देखा कि लोग अर्पिता की दुकान के बाहर इकट्ठा थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर चिंता साफ थी। तारा ने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या हुआ? वो धीमे स्वर में बोला, घोष दी सुबह से दुकान नहीं खोल रही। आवाज भी दी, लेकिन जवाब नहीं आया। तारा को शक हुआ। उसने दुकान के पास जाकर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ खटकने की हल्की आवाज आ रही थी। तारा ने खिड़की से झांका। अंदर एक परछाई सी हिलती दिखी। उसने दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। गांव के 2 लड़कों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। दुकान के अंदर अंधेरा था। खिड़कियां बंद थी। एक कोने में अर्पिता घोष बैठी थी, पूरी तरह डर के मारे कांपती हुई, हाथ में चाय का कप और आंखें लाल। उसने तारा को देखा और जोर से चिल्लाई, वो आ गया था। मैं बच गई, बस मैं बच गई। तारा ने दौड़कर उसे संभाला। कौन आया था? क्या हुआ? अर्पिता हाफती रही, फिर बोली, रात 2 बजे किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। जब मैंने पर्दा हटाया तो एक चेहरा दिखा। वही चेहरा जिसे मैंने उस केस में देखा था, वही चेहरा जिसने उस बच्ची के साथ। वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी आवाज टूट गई। तारा ने धीरे से कहा, कौन था वो? अर्पिता, नाम बताओ। अर्पिता ने कांपते हुए एक नाम लिया, विवेक चौहान। तारा को जैसे करंट लगा। विवेक चौहान वही नाम था जो केस फाइल में बार बार आता था। वो उस बच्ची का चाचा था, लेकिन 4 साल पहले वो अचानक लापता हो गया था। केस फाइल में उसका नाम बार बार आया था, लेकिन पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाई थी। तारा ने पूछा, क्या तुमने उसे पहचान लिया? हां, अर्पिता बोली, वो जिंदा है और वही मार रहा है सबको। तारा को अब एक नई कड़ी मिल गई थी, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे और विवेक चौहान को पकड़ना आसान नहीं था। उसने इतने सालों तक खुद को छुपाकर रखा था। अब वो फिर से सामने आया था। तारा अर्पिता को लेकर कस्बे लौटी और उसे पुलिस सुरक्षा में रखा। फिर उसने अभिजीत के होश में आने का इंतजार करना शुरू किया। अगले दिन सुबह अस्पताल से कॉल आया, इंस्पेक्टर मैम, अभिजीत त्रिपाठी होश में आ गए हैं। तारा तुरंत वहां पहुंची। अभिजीत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कुछ और था, एक सच जो बहुत वक्त से उसके अंदर दबा था। तारा ने पूछा, विवेक चौहान, क्या तुम उसे जानते हो? अभिजीत ने धीरे से सिर हिलाया। हां, वो उस केस का असली गवाह था। बच्ची ने उसे पहचान लिया था।
लेकिन उसने चुप्पी साध ली। पता नहीं क्यों कुछ महीनों बाद वो गायब हो गया। हम सबने सोचा वो मर गया है, लेकिन लगता है वो खुद को सजा देना चाहता था, या फिर सबको सजा देना। तारा ने पूछा, क्या उस केस में कोई और नाम छुपा हुआ था जो इस डायरी में नहीं है? अभिजीत ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से कहा, हां, एक नाम और था, लेकिन वो डायरी में नहीं है। वो नाम है तुम्हारा, तारा। तारा चौंक गई। मेरा? हां, अभिजीत बोला, तुमने उस केस की जांच शुरू की थी, लेकिन किसी ने तुमसे केस वापस ले लिया था। तुम्हारे पास सबूत थे, लेकिन तुमने आवाज नहीं उठाई। तारा स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। 4 साल पहले जब उसने वो फाइल पढ़ी थी, जब उस बच्ची ने थाने में आकर मदद की गुहार लगाई थी, और जब ऊपर से आदेश आया था, ये केस बंद कर दो। तारा समझ गई, अब उसका नाम सिर्फ डायरी में नहीं था, वो खुद उस पाप की एक कड़ी बन चुकी थी। भले ही मजबूरी में सही। वो उठी, बाहर देखा। बर्फ तेजी से गिर रही थी। अब अगला रविवार बस कुछ ही दिन दूर था। क्या वो खुद को बचा पाएगी, या अब कातिल उसे उसी दर्द से गुजारने वाला है जो उस बच्ची ने झेला था? कस्बे में बर्फ अब और गहराने लगी थी। हर दीवार, हर पेड़, हर छत पर सफेदी की एक मोटी चादर बिछ गई थी। लेकिन इंस्पेक्टर तारा देशमुख के अंदर अब एक तूफान था। वो जान चुकी थी कि डायरी में आखिरी नाम सिर्फ संयोग नहीं था, ये एक सजा थी, एक हिसाब किताब जो अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था। अस्पताल से लौटते वक्त तारा की गाड़ी में पूरी खामोशी थी। ड्राइवर तक सांस रोककर बैठा था, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि गाड़ी में बैठी औरत अब खुद अपने अतीत से भाग नहीं रही, बल्कि उसी का सामना करने जा रही है। थाने पहुंचकर तारा ने अपने पुराने दस्तावेज निकलवाए। वही केस फाइल जो 4 साल पहले उसके पास आई थी, और जिसे सिर्फ एक फोन कॉल पर उससे ले लिया गया था। उसने उस फाइल को खोलते हुए कांपते हाथों से पुराने पन्ने पलटे। उस केस में एक 9 साल की बच्ची थी, रिया। उसने बताया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उसके ही परिवार के एक सदस्य ने किया। और वो चेहरा था विवेक चौहान का। लेकिन उस समय केस को ये कहकर दबा दिया गया कि बच्ची भ्रमित है, और मेडिकल रिपोर्ट्स को भी अस्पष्ट बता दिया गया। तारा को अब समझ आ रहा था, उस समय जो आदेश ऊपर से आया था, वो सिर्फ एक केस बंद करने का नहीं था, वो एक सच्चाई को दफनाने का आदेश था। और उसने उस आदेश को मानकर खुद को भी उसी पाप की मिट्टी में गाड़ लिया था। अब वो इस केस को दोबारा खोलने जा रही थी, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था, सिर्फ 2 दिन। उसी रात तारा ने अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। सीसीटीवी कैमरे ऑन कर दिए गए। एक एक कोने में पुलिस की निगरानी बैठा दी गई। लेकिन तारा जानती थी, अगर कातिल आना चाहेगा तो आएगा, और शायद छुपकर नहीं, सामने से। सुबह जब तारा थाने पहुंची तो एक अजीब खबर उसका इंतजार कर रही थी। मैम, कांस्टेबल बोला, एक चिट्ठी आई है आपके नाम। चिट्ठी एक लाल रंग के लिफाफे में थी। बिना पता, बिना टिकट, बस उस पर लिखा था, तारा देशमुख, आखिरी गवाही। तारा ने उसे धीरे से खोला। अंदर एक कागज था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रात तुमने वो केस बंद किया, उसी रात मेरी बहन ने जिंदगी छोड़ी थी। अब बारी तुम्हारी है। तारा के हाथ कांप गए। ये चिट्ठी साफ बता रही थी, कातिल वही है जिसका अतीत उस बच्ची से जुड़ा था,
और अब वो सिर्फ इंसाफ नहीं चाहता बल्कि बदला चाहता है, खून से लिखा हुआ बदला। उस शाम अर्पिता ने तारा को एक कॉल किया। तारा, मुझे कुछ याद आया है, शायद तुमसे छिपा रही थी, लेकिन अब और नहीं। तारा ने उसे थाने बुलाया। अर्पिता ने कहा, रिया ने मुझे एक बार बताया था कि उसका चाचा उसे रात में जबरदस्ती एक बंद कमरे में ले जाता था। वहां और भी लोग होते थे और उनमें एक आदमी ऐसा था जो पुलिस की वर्दी पहनता था। तारा की सांसें थम गई। कौन? उसने पूछा। अर्पिता ने कहा, वो कभी नाम नहीं ले पाई, लेकिन जब उसने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो बस चुप हो गई थी। तारा के दिमाग में जैसे कोई बम फटा। क्या वो खुद? नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन अगर रिया ने उसे देखकर चुप्पी साध ली थी तो कहीं न कहीं वो उस केस से जुड़ी हुई थी, बहुत गहराई से। तभी एक और झटका आया। थाने के बाहर एक चीख सुनाई दी। सब भागे। सड़क पर एक लड़का खड़ा था और उसके सामने एक लाश पड़ी थी, अर्पिता घोष की। उसका गला रेता गया था। पास में एक पेपर रखा था, उसी लाल लिफाफे वाला। उस पर लिखा था, तुमने उसे बचाया इसलिए उसे मारा, अब तुम्हारी बारी है। तारा अब अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। वो अब डर नहीं रही थी। वो जानती थी कातिल उससे नफरत नहीं करता। वो चाहता है कि तारा उस दर्द को महसूस करे जो रिया ने किया। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। कल रविवार है, उसने अपनी टीम से कहा, और अगर मैं सही हूं तो वो आएगा। उसे रोकने का एक ही तरीका है। उसे लगता है कि मैं डर रही हूं, लेकिन मैं उसका इंतजार करूंगी। अकेले। पूरे थाने को अलर्ट पर रखा गया। तारा ने अपने घर को खाली करवाया, लेकिन खुद वहां रुकी। हर कोना, हर दरवाजा कैमरों से भरा था, लेकिन तारा ने सबको एक निर्देश दिया, कोई अंदर नहीं आएगा। अगली रात रविवार को ठीक 12 बजे एक परछाई बर्फ पर दिखाई दी। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। फिर धीमे से खिड़की खुली। तारा अकेले बैठी थी। एक कुर्सी पर सामने एक मिरर रखा था, जिससे वो दरवाजा देख सकती थी बिना पलटे। धीरे से दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन वो आंखें आग जैसी जल रही थी। उसने धीरे से कहा, अब तुझे वही दर्द मिलेगा जो मेरी बहन ने पाया था। लेकिन तारा मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा, अब तुझे वही मिलेगा जो तूने सबको दिया, सजा। तभी अचानक चारों तरफ से लाल बत्ती की रोशनी चमकी। पुलिस टीम अंदर आ गई। आदमी भागा, लेकिन बाहर की सीढ़ियों पर फिसला और नीचे जा गिरा। उसका चेहरा अब साफ था, विवेक चौहान। तारा उसके पास पहुंची। तू इंसाफ नहीं, बदला ले रहा था, उसने कहा। विवेक मुस्कुराया। तुम सबको मरते हुए देखना ही इंसाफ था। तारा ने उसे हथकड़ी पहनाई, लेकिन उसकी आंखों में एक बात अभी भी तैर रही थी। तू बच गई तारा, लेकिन आखिरी नाम अभी भी लिखा है। अब क्या होने वाला था? क्या डायरी की कहानी यही खत्म हो गई, या एक और मोड़ बाकी था? रविवार की सुबह थी। हिमाचल की वादियों में धूप धीरे धीरे उतर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर तारा देशमुख की जिंदगी में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। विवेक चौहान पकड़ा जा चुका था। डायरी में नाम खत्म हो चुके थे, लेकिन तारा के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या यह सच में अंत था? थाने में विवेक को लॉकअप में डाला गया था। वो कुछ भी बोलने से मना कर रहा था, बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो जानता हो कि असली खेल अभी बाकी है। तारा ने थाने में बैठकर
डायरी के पन्नों को फिर से देखा। 5 नाम, 5 मौतें, 5 रविवार। लेकिन फिर उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। डायरी में जो नाम सबसे आखिर में था, तारा देशमुख, उसके नीचे एक छोटा सा चिन्ह बना था जिसे पहले किसी ने ध्यान से नहीं देखा था। वो कोई नाम नहीं था, ना ही कोई शब्द, बस एक आकृति थी। एक आंख जैसी आकृति जिसके बीचों बीच बिंदी बनी थी। तारा ने तुरंत डायरी को फॉरेंसिक टीम को भेजा और खुद सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग देखने बैठ गई, उसी रात की, जब विवेक ने घर में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चेहरा नजर आया, एक और परछाई। विवेक के आने से लगभग 20 मिनट पहले कोई और खिड़की से झांक रहा था, और वो सिर्फ देख रहा था। ना वो रुका, ना घुसा, बस देख कर चला गया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल, उसकी कदकाठी, वो जानी पहचानी सी लग रही थी। तारा ने रुककर वीडियो को बार बार देखा, और तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो आदमी वही था जो थाने में सबसे करीब था, हेड कांस्टेबल सतीश। तारा भागकर लॉकअप की तरफ गई। विवेक, उसने चिल्लाकर कहा, तू अकेला नहीं था, है ना? विवेक मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे बोला, तुमने हमेशा चीजों को सिर्फ आंखों से देखा, दिल से नहीं। जो आदमी सालों से तुम्हारे साथ था, उसकी चाल भी नहीं पहचानी? तारा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन था असली कातिल? विवेक अब पूरी तरह शांत था। मैं तो सिर्फ मोहरा था। असली खेल तो किसी और ने शुरू किया, और तुम अब भी उसके नीचे काम कर रही हो। उसी वक्त थाने के एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मैडम, हेड कांस्टेबल सतीश गायब है, घर पे ताला लगा है, फोन स्विच ऑफ है। तारा का सिर घूमने लगा। उसने तुरंत पूरे थाने को अलर्ट पर डाल दिया। सतीश का नंबर ट्रेस किया गया, लेकिन उसका मोबाइल सिग्नल आखिरी बार उसी जंगल में पकड़ा गया था जहां पहली लाश मिली थी। तारा खुद एक टीम लेकर उसी जंगल की तरफ निकली। बर्फ अब भी गहरी थी। हवा में वही ठंडक थी जो हर एक हत्या के दिन महसूस हुई थी। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद उन्हें एक झोंपड़ी मिली, बहुत पुरानी और टूटी फूटी सी। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर खून से लिखी इबारतें थी। उन सब ने झूठ बोला था। सच को दफन किया गया, अब उन्हें नींद नहीं आएगी। और एक दीवार पर बना था वही आग का चिन्ह। तारा समझ चुकी थी, सतीश, जो सालों से उसके साथ काम कर रहा था, वो ही असली दिमाग था। विवेक सिर्फ उसका पहला मोहरा था, लेकिन सतीश का मकसद सिर्फ हत्या नहीं था। वो सबके जरिए तारा तक पहुंचना चाहता था। क्यों? तभी तारा को झोंपड़ी के एक कोने में पड़ी फाइल मिली, उसी केस की कॉपी जिसमें रिया का नाम था। लेकिन इस फाइल में कुछ और भी था, एक तस्वीर। वो तस्वीर थी तारा की 20 साल पहले की, जब वो ट्रेनिंग में थी। और तस्वीर के पीछे लिखा था, तू उस दिन मुझसे आंखें चुराकर निकल गई थी, अब मैं तुझसे आंखें मिलाऊंगा, हमेशा के लिए। तारा को अब सब समझ आ गया। 20 साल पहले सतीश का एक छोटा भाई था, अरुण। पुलिस ट्रेनिंग में उसका नाम तारा के साथ था। लेकिन एक दिन उसके खिलाफ अनुशासनहीनता और उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। गवाह थी तारा। उसी गवाही के बाद अरुण को पुलिस से निकाल दिया गया और उसने कुछ ही दिनों में आत्महत्या कर ली थी। सतीश को यकीन था कि तारा ही उसकी मौत की जिम्मेदार थी, और उसने एक लंबी ठंडी साजिश रची। तारा थाने लौटी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आग। उसने सबके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैंने जो भी किया
इंसाफ के लिए किया, लेकिन अगर मेरे किसी फैसले से किसी की जान गई तो मैं उस बोझ को स्वीकार करती हूं। अब अगर कोई मुझे मारने आए तो मैं तैयार हूं, लेकिन छिपकर नहीं, सामने आकर बात करे। इस बयान के बाद तारा को एक और चिट्ठी मिली, वही लाल लिफाफा। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, अब तू मेरी डायरी में नहीं, मेरी आंखों में है। मैं आ रहा हूं तुझसे मिलने, आखिरी बार। तारा ने मुस्कुराकर चिट्ठी को मोड़ा, जेब में रखा और आसमान की तरफ देखा। बर्फ गिर रही थी, धीरे धीरे, शांत, जैसे ये कहानी पूरी हो गई हो, या शायद अभी भी एक पन्ना बाकी हो, उस खून से सने डायरी का आखिरी पन्ना। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।